नमस्ते दोस्तों, आपका इस कोर्स के दूसरे भाग में स्वागत है। आइए एक बार संक्षेप में पिछले भाग के मुख्य बिंदुओं को दोहराएं। सिर्फ लिखना पढ़ना साक्षरता की सीमित परिभाषा है। साक्षरता एक साधन है जिसके जरिए हर तरह की जानकारी तक पहुंचा जा सकता है और इससे सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण भी किया जा सकता है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लक्ष्य साक्षर लोगों के संसार में दाखिल होने के लिए साक्षरता को बच्चों के लिए प्रासंगिक बनाना, बच्चों में साक्षर लोगों की दुनिया के साथ जुड़ाव के एहसास को पैदा करना, बहुभाषीय क्षमताओं का विकास करना, बच्चों में मौखिक और लिखित स्वरूपों में भाषा को समझने की काबिलियत का विकास करना, बच्चों को भाषा सौंदर्य से जुड़े पहलू को अनुभव करने, उसे सराहने के मौके देना, लिपियों को प्रवाह के साथ समझना सीखना, विभिन्न तरह के उद्देश्यों के लिए प्रभावी ढंग से भाषा और साक्षरता का उपयोग करना सीखना, साक्षर लोगों के संसार के साथ समीक्षात्मक ढंग से जुड़ना। पिछले भाग में हमने कोर्स के इन दो उद्देश्यों पर चर्चा की। साक्षरता के सही अर्थ को समझना, शुरुआती भाषा और साक्षरता शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों को जानना। आइए इस भाग में हम कोर्स के तीसरे उद्देश्य की ओर बढ़ें। अच्छे भाषा शिक्षण के लिए जरूरी प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों पर विचार करना। आपने देखा होगा कि अक्सर कक्षाओं में बहुत से बच्चे पाठ्यक्रम के स्तर के अनुसार पढ़ या लिख नहीं पाते। असर संस्था द्वारा 2019 का सर्वे और 2014 में किए गए नेशनल एकेडमिक सर्वे क्लास 3 में भी बच्चों में समझ के साथ पढ़ने जैसे भाषाई कौशल पर विशेष तौर पर काम करने की जरूरत की बात कही गई है। लेकिन ऐसा क्यों? कक्षाओं में बहुत से बच्चे समझ के साथ लिखने पढ़ने में चुनौती क्यों महसूस करते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों पर क्लिक कीजिए जिन्हें आपने अपनी कक्षाओं में देखा या अनुभव किया हो। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चों की और स्कूल में भाषा में अंतर, कक्षा में बोलने के अवसरों पर रोक टोक, अक्षर ध्वनि संबंध की समझ की कमी, अर्थपूर्ण शब्द बनाने की बजाय वर्तनी को रटने पर जोर, बच्चों को उनके स्तर अनुसार पढ़ने के अवसर या पठन सामग्री न मिलना। दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाई गई भाषा शिक्षण में रुकावटों की ये सूची और भी लंबी हो सकती है और इसमें और भी बारीकियां जोड़ी जा सकती हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि इन सब चुनौतियों से ऊपर उठकर बेहतर शिक्षण कैसे कराया जाए और बेहतर भाषा शिक्षण है ही क्या? तो आइए पहले चर्चा करें कि बेहतर और कामयाब भाषा शिक्षण के क्या सिद्धांत हैं, ताकि हम उन पर अपनी कक्षाओं में काम कर सकें। यूएसएड और केयर इंडिया द्वारा प्रकाशित पोजीशन पेपर अर्ली लैंग्वेज एंड लिटरेसी इन इंडिया 2016 में कारगर भाषा शिक्षण के इन सिद्धांतों को विशेष तौर पर दर्शाया गया है। हर सिद्धांत को समझने के लिए उस पर क्लिक करें। पहला सिद्धांत है मौखिक भाषा को साक्षरता से जोड़े रखें। लेकिन बोलने और साक्षरता का आपस में क्या संबंध है? आइए समझने के लिए एक उदाहरण देखें। मीना पहली कक्षा में पढ़ती है, लेकिन उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आइए जानें क्यों। मोए स्कूल कतई पसंद ना है। मैडम जी मोए बोलनी ना देती। कहवे है ठीक से बोलो, पाठ में जो लिखा है बस वो ही बोलन देवे। इस परिस्थिति में मीना को उसकी अपनी भाषा में बोलने के मौके नहीं दिए जा रहे हैं। क्या आप इसके संभावित परिणाम या परिणामों को चुन सकते हैं? चुन लेने के बाद सबमिट बटन दबाएं। मीना के मौखिक भाषा के विकास पर नकारात्मक असर होगा। मीना के मन में अपनी भाषा और अपने लिए हीन भावना का विकास होगा। मीना स्कूल की भाषा को आसानी से सीख लेगी। यहां पहले के दो विकल्प सही हैं। इस परिस्थिति में बच्चे की बोलचाल की भाषा को गलत या किताब में लिखी हिंदी भाषा से कम आंका जा रहा है। इससे बच्चे की बोलचाल की भाषा और कक्षा की भाषा में अंतर और बढ़ेगा। अगर बच्चे बोलना ही नहीं सीखेंगे तो वे लिखना और पढ़ना कैसे सीख पाएंगे? इसलिए यह सिद्धांत जोर डालता है कि सुनना और बोलना भाषा सीखने की पहली कड़ी है। पढ़ना लिखना बोलने के बिना नहीं सिखाया जा सकता। मौखिक भाषा बच्चों को भाषा की ध्वनियों और उनके अर्थ समझने में मदद करती है, भाषा के नीतिगत पहलुओं का निर्माण करने में मदद करती है और कक्षा में होने वाली पढ़ने और लिखने की गतिविधियों से अर्थपूर्ण संबंध बनाने में बच्चों की मदद करती है। इसलिए बच्चों को अपनी बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कक्षा या किताबी भाषा से परिचित कराना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है
लिखने के कौशल पर ध्यान दें। आपने देखा होगा कि बहुत छोटे बच्चे अपने वातावरण से बोलना अपने आप ही सीख लेते हैं, लेकिन लिखित भाषा सीखना एक स्वाभाविक क्षमता नहीं है। बच्चों को लिखित लिपि चिन्हों की प्रणाली को सिखाने के लिए हमें उन्हें नियोजित और व्यवस्थित अवसर देने की जरूरत होगी। चित्रकारी करना और लिखना बच्चों के लिए अपने विचार जाहिर करने का एक जरिया होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है बच्चों में बहुभाषीय क्षमताओं का विकास करें। एक बहुभाषीय समाज में किसी की पहली भाषा को उसकी दूसरी भाषा से अलग करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये करने की बजाय हमें उन प्रक्रियाओं की गहरी समझ होनी चाहिए जो साक्षरता का विकास करने में मदद करती हैं, और साथ ही ऐसे रिस्पॉन्सिव प्रोग्राम्स की रचना करने के बारे में सोचना चाहिए जो हर बच्चे की खास जरूरतों को पूरा कर सकें। इस तरह की परियोजनाओं में बच्चों को भाषा का मौखिक तौर पर इस्तेमाल करते हुए तर्क का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि बच्चे स्वतंत्र तौर पर बेझिझक होकर अपनी समझ के अनुसार अपने विचार प्रकट कर पाएं। बहुभाषीय शिक्षण के बारे में द टीचर ऐप पर उपलब्ध कोर्स बहुभाषिता की समझ और कक्षा में इस्तेमाल में विशेष तौर पर बात की गई है। चौथा सिद्धांत है कि इफेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच या कारगर भाषा शिक्षण पर जोर दें। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कारगर भाषा शिक्षण है क्या? सालों से हुए शोध हमें बताते हैं कि भाषा शिक्षण के लिए सिर्फ कौशल आधारित पद्धति या सिर्फ अर्थ आधारित पद्धति पर काम करना उतने बेहतर नतीजे नहीं दे पाता जितना दोनों का भाषा शिक्षण के लिए साथ में इस्तेमाल करना। उदाहरण के तौर पर बच्चों को सिर्फ अलग अलग तरह की कहानियां सुनाने से उम्मीद करना कि बच्चे पढ़ना सीख जाएंगे, या सिर्फ ध्वनि चिन्ह के संबंध बिना संदर्भ के सिखाना और सोचना कि इससे बच्चे पढ़ना सीखेंगे, दोनों ही तरीके कारगर नहीं है। जबकि अर्थपूर्ण संदर्भ बनाते हुए योजनाबद्ध तरीके से ध्वनि अक्षर संबंधों की पहचान कराना बच्चों की बेहतर मदद कर पाएगा। इस तरह के संतुलित मॉडल में भाषा सीखने के कुछ खास आयामों पर काम करना जरूरी है, जैसे ध्वनि चेतना, फोनिक्स, शब्दावली, पठन प्रवाह, अर्थपूर्ण पठन, मौखिक भाषा का विकास, साहित्य को सराहने की क्षमता, विश्लेषण के साथ पठन, जिंदगी से जोड़कर किसी लिखित सामग्री को पढ़ पाना और विभिन्न प्रकार की शैलियों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए लिखना सीखना। इन सभी आयामों पर बेहतर भाषा शिक्षण के लिए योजनाबद्ध और सिलसिलेवार तरीके से काम करना होगा। इन सभी आयामों पर हम आगे विस्तार में बात करेंगे। आइए अब भाषा शिक्षण से जुड़े पांचवें सिद्धांत को समझने के लिए एक सवाल के बारे में विचार करें। किसी की भाषा को सुनकर उसके बारे में किस तरह की जानकारी इकट्ठा की जा सकती है? ये व्यक्ति ग्रामीण इलाके से है या शहरी माहौल में रहता है? ये व्यक्ति देश के कौन से हिस्से से हो सकता है? ये व्यक्ति समाज के कौन से वर्ग से हो सकता है? तीनों विकल्प सही हैं। इसका मतलब भाषा अपने आप में अलग कौशल नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और पारंपरिक प्रक्रियाओं में गुथी होती है। समाज के अलग अलग समुदाय बच्चों को एक तरह के संवाद में कुशल बनाते हैं जो उस समुदाय की संस्कृति का हिस्सा है। अब सभी तरह के संवाद या समुदाय से जुड़ी भाषा स्कूल की संस्कृति से मेल नहीं खाते, और इसलिए सभी समुदायों के बच्चे स्कूल में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते। और ऐसे बच्चों को स्कूल की प्रबल संस्कृति से सीधे तौर पर जुड़ने के मौके मिलने चाहिए। इससे बच्चे अपने समाज से तो जुड़ेंगे ही, स्कूल और समाज में सफल होने वाली संस्कृति और संवाद का भी हिस्सा बनेंगे। अगर पिछड़े वर्गों से जुड़े बच्चों को साक्षर और सशक्त बनाना है तो उन्हें भाषा शिक्षण के जरिए योजनाबद्ध तरीके से समाज में विभिन्न संस्कृतियों और संवादों से परिचित कराना होगा। इसलिए बच्चों को किसी टेक्स्ट या लिखित सामग्री के अंदरूनी रिश्तों जैसे पात्रों के आपसी संबंध, उनका कहानी के मुख्य विचार से संबंध समझना ही जरूरी नहीं है, बल्कि टेक्स्ट का उनके समाज से संबंध समझना भी जरूरी है। असरदार भाषा शिक्षण के लिए छठा सिद्धांत है ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल ऑफ लिटरेसी पेडागोजी का इस्तेमाल करना। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। रमन जी अक्सर अपनी कक्षाओं की शुरुआत में कोई कविता या कहानी बच्चों को सुनाते हैं। पढ़ते समय वे हर शब्द पर उंगली रखते हैं ताकि बच्चे देख सकें कि रमन क्या पढ़ रहे हैं।
वे पढ़ते समय कहानी के साथ ही दी गई तस्वीरों की तरफ भी इशारा करते हैं और तस्वीर से जुड़े शब्दों पर पढ़ते समय बच्चों का विशेष ध्यान दिलाते हैं। फिर रमन जी बच्चों के साथ इस कहानी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ भाग वे पढ़ते हैं और कुछ बच्चों को पढ़ने के मौके देते हैं। फिर वे बच्चों को उनकी पठन क्षमता के अनुसार समूहों में बैठकर कहानी पढ़ने के लिए कहते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करते हैं और गतिविधि के दौरान वे देखते और परखते हैं कि बच्चों को किस स्तर और कितनी मदद की जरूरत होगी। वे जरूरत पड़ने पर बच्चों की सीधे तौर पर पढ़ने में मदद भी करते हैं और आखिर में वे बच्चों के स्तर के अनुसार उन्हें अपने आप कहानी पढ़ने के अवसर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अक्सर उन्हें कई दिन लग जाते हैं। आइए अब रमन जी की कक्षा के बारे में विचार करें। ऐसा करने के लिए रमन जी की कक्षा से जुड़े सही तथ्यों पर क्लिक करें और सबमिट बटन दबाएं। इनकी कक्षा में हमेशा पढ़ने की पूरी जिम्मेदारी शिक्षक पर थी। धीरे धीरे पढ़ने की जिम्मेदारी बच्चों के साथ साझा की जा रही थी। कक्षा में पढ़ने की पूरी जिम्मेदारी बच्चों की थी। यहां दूसरा विकल्प सही है। रमन जी धीरे धीरे मैं करता हूं से हम करते हैं, तुम साथ में करो और फिर तुम करो तक बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यही है ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल या GRR मॉडल ऑफ लिटरेसी पेडागोजी। GRR मॉडल बच्चों को उनके स्तर से आगे बढ़ने के मौके देता है। शुरुआती कक्षाओं में GRR मॉडल से शिक्षण करने पर बच्चों को शिक्षक और बाकी बच्चों से सीखने का मौका मिलता है और धीरे धीरे बच्चे आत्मनिर्भर होना सीखते हैं। इसलिए GRR को एक कारगर भाषा शिक्षण सिद्धांत के रूप में सुझाया जाता है। इस तरह के शिक्षण के लिए हमें कुछ खास शिक्षण प्रक्रियाओं जैसे मुखर पठन, सह पठन, मार्गदर्शन के साथ पठन, स्वतंत्र पठन, मॉडल लेखन, सह लेखन, मार्गदर्शन के साथ लेखन और स्वतंत्र लेखन की समझ की जरूरत होगी। इनके बारे में हम कोर्स के तीसरे भाग में बात करेंगे। आइए अब भाषा शिक्षण के 7वें और अंतिम सिद्धांत पर चर्चा करें। इसके अनुसार अच्छा साहित्य भाषा शिक्षण का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। बच्चों को बिल्कुल शुरुआत से ही अच्छी पठन सामग्री के अनुभव देने शुरू किए जा सकते हैं। इसके लिए कक्षा में ही सीख सकते हैं। बच्चे किताब को नियमित रूप से कक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं। किताबों को कक्षा में जोर से पढ़ना कक्षा में बातचीत को संभव बनाने का एक बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है। ये किताबें कक्षा के बच्चों की उम्र और स्तर के अनुसार चुनी जानी चाहिए। इससे हम शिक्षक सुनिश्चित कर पाते हैं कि बच्चे स्कूल और घर में अच्छी पठन सामग्री उनकी उम्र और स्तर के अनुसार पढ़ पाएं। जरूरी है कि कक्षा में रोज बच्चों के लिए अभिनय के साथ किताबों की मदद से कहानी पढ़ी जाए और उस पर बातचीत की जाए। आइए एक बार दोहरा लें कि मोटे तौर पर हमने किन सिद्धांतों पर चर्चा की। मौखिक भाषा को साक्षरता से जोड़ा जाना जरूरी है। बोलने और सुनने की तरह लिखना बच्चे स्वाभाविक तौर पर नहीं सीखते। लिखना सिखाने के लिए बच्चों को व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से अनुभव देना जरूरी होगा। हमें उन प्रक्रियाओं की गहरी समझ होनी चाहिए जो बहुभाषीय वातावरण में साक्षरता का विकास करने में मदद करती हैं। बच्चों के लिए किसी टेक्स्ट या लिखित सामग्री का समाज से संबंध समझना जरूरी है ताकि वे लिखित सामग्री को अपनी जिंदगी से जोड़कर स्कूल और समाज की प्रबल संस्कृति की समझ बना सकें। भाषा शिक्षण के लिए सिर्फ कौशल आधारित पद्धति या सिर्फ अर्थ आधारित पद्धति पर काम करना उतने बेहतर नतीजे नहीं दे पाता जितना दोनों का भाषा शिक्षण के लिए संतुलित तरीके से साथ में इस्तेमाल करना। इसलिए कारगर भाषा शिक्षण पर जोर देना जरूरी है। कक्षाओं में GRR मॉडल से शिक्षण करने पर बच्चों की भाषा से जुड़े कामों की प्रक्रिया को देखकर समझने का मौका मिलता है। इसलिए GRR को एक कारगर भाषा शिक्षण सिद्धांत के रूप में सुझाया जाता है। अच्छा साहित्य भाषा शिक्षण का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।
बच्चों को बिल्कुल शुरुआत से ही अच्छी पठन सामग्री के अनुभव देने शुरू किए जा सकते हैं। अगले भाग में हम इन सभी सिद्धांतों में से कारगर भाषा शिक्षण पर विशेष तौर से बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि शुरुआती भाषा शिक्षण में किन किन आयामों पर काम किया जाना चाहिए और कैसे, और इसमें किस तरह के संसाधन कक्षा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगले भाग में हमें आपका इंतजार रहेगा।